हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे मैग्नेटिज्म के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत करते हैं बच्चों आज न्यूमेरिकल्स की, कि अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस मैग्नेटिक कंपोनेंट्स पर, मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट पर हमारे आ रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी हमने मैग्नेटिक फार्मूलाज पढ़े हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो वर्क हो, अदरवाइज वो टॉर्क हो, सभी पर हम न्यूमेरिकल्स की बातचीत करेंगे। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एक एडवांटेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसी ही डीलिंग होती है तो बड़ी आसानी से ये हमारा कवर हो जाता है, बड़े आसान तरीके से हम इसको पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा इसे समझ सकते हैं। चलिए तो बातचीत करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की। जैसे मैं पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखिए, मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराए हुए हैं, जैसे चार्जेस के बीच में फोर्स पूछ लिया या सुपरपोजिशन लगा के हमने फोर्स पूछ लिया। वैसे क्वेश्चन नीट वाला भी आपको चार्ज के में पूछ लेगा। यहाँ पर कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है? काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हो गया अपना -m1, ये हो गया हमारा बच्चों +m1, और ये इसके डाइपोल एक्सिस पर एक दूसरी कंप्लीट मैग्नेट रखी हुई है, ये है -m2 और ये है अपना +m2। और आपको बोला है बेटा इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है डेट इज r, करेक्ट। यहाँ पर बेटा अगर मैं बातचीत करूँ, लेट से इसकी सेपरेशन डिस्टेंस है 2l और इसकी भी है 2l। अब मैंने आपको एक एक मैग्नेटिक पोल नहीं दिया, जैसे मैं न्यूमेरिकल ऐसे भी बना सकता था, ये m1 है, ये m2 है, इनकी वैल्यू दे दी, पोजीशन दे दी, डिटरमाइन फोर्स, आप सीधा सीधा फार्मूला लगा के, ठीक है, या मैं इधर बोल देता, इधर m3 भी रखा है, डिटरमाइन नेट फोर्स ऑन m1, तो आप इस पर फोर्स लगाते, इस पर फोर्स लगाते और रिजल्टेंट निकाल लेते। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे होते तो इनको आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लेते, इनमें ऐसा कोई भी खास लॉजिक अपना नहीं है, करेक्ट। लेकिन अब हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बहुत सारे किए हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि आपको ये दो मैग्नेट दी हुई हैं, डिटरमाइन मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड मैग्नेट applied by फर्स्ट मैग्नेट। अब एक पोल की हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये एंटायर मैग्नेट इस दूसरी मैग्नेट पर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगी, इसको हमें डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड बाय दिस मैग्नेट ऑन दिस मैग्नेट, इसको हमें निकालना है कि ये फोर्स हमारा कितना होगा। हालांकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है, लेकिन इससे हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इस टाइप का अगर हमसे कोई न्यूमेरिकल भी पूछ ले तो उनको भी हम बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो जो बच्चे इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं वो वीडियो को पॉज करो और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे साथ समझ लो ऐसी प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे मुझे बच्चों इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो इस कंप्लीट मैग्नेट को मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल सकता हूँ, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अपना एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और डाइपोल एक्सिस पर तो ये मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ही जा रहा होगा। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये जा रहा होगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लो इस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B1, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स ये किधर लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज पर ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पर सेम डायरेक्शन में। ये बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है। अगर मैं इसके लिए डिस्टेंस की बातचीत करूं तो पहले वाले के लिए ये वाली डिस्टेंस होगी r - l
और सेकंड वाले के लिए ये वाली डिस्टेंस होगी अपनी r प्लस एल। मुझे क्या करना था, इस मैग्नेट ने इस मैग्नेट पर कितना फोर्स लगाया है ये डिटरमाइन करना था। सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या यूज में लिया, इस मैग्नेट के कारण इस पोल पर कितना फोर्स है वो निकाल लो, इस पूरी मैग्नेट के कारण सेकंड पोल पर कितना फोर्स है ये निकाल लूं, दोनों का बेटा मैं नेट निकाल लूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा कि इस फर्स्ट मैग्नेट ने सेकंड मैग्नेट पर कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया है। बात आ रही है समझ में? ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी हम यूज में ले सकते हैं। तो अगर बेटा मैं यहां पर लिखता हूं नेट फोर्स, अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेट फोर्स एफ नेट वेक्टर डेट इज इक्वल टू होगा हमारा, ये हमारा F2 है, ये हमारा है बच्चों F1। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये आएगा हमारा F2 वेक्टर माइनस के F1। जैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते तो सीधा सीधा ऐड हो जाता, डायरेक्टली अगर मैं लिखूँगा तो F2 माइनस F1 बिकॉज दोनों अपोजिट है। नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम। और अगर बेटा मैं इनका मैग्नीट्यूड लिखता तो ये क्या हो जाता, F2 माइनस F1। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो F1 माइनस F2, लेकिन फिर डायरेक्शन लेफ्ट साइड में हो जाती है। क्लियर? चलिए, बस मुझे F2 और F1 की वैल्यू मिल जाए और उसको मैं सॉल्व कर लूँ मैथमेटिकली तो मैं बता दूंगा नेट फोर्स कितना होगा। वैल्यू पुट करते हैं। F2 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो एक डाइपोल के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा डाइपोल एक्सिस पर, आपने पढ़ा था ये होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब। K की जगह आएगा मी नॉट अपॉन 4 पाई, P की जगह आएगा M अपॉन आर क्यूब। तो इसके कारण प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेट विल बिकम 2 मी नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर क्यूब। करेक्ट, इतना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करने वाला है। अगर बेटा मैं इसके कारण फोर्स की बातचीत करूं, फोर्स ऑन सेकेंड पोल डेट विल बिकम इक्वल टू M2 इंटू P। That means it will become equal to 2 mu naught m m2 upon 4 pi r। इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ है फोर्स इक्वल टू होता है QE, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो E की जगह आ गया मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। सेम अगर मैं लिखता हूँ बेटा फोर्स ऑन फर्स्ट पोल डेट इज डिनोटेड बाई F1, तो ये भी होगा हमारा M2 मल्टीप्लाइड बाई B। बस यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का है, R का है। जैसे यहाँ पर R की जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हो डेट विल बिकम R प्लस L का। सेम वे में यहाँ पर ये बनेगा बेटा हमारा M2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R माइनस L का। बात आ रही है समझ में? कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है। इससे हम बेटा फाइनली फोर्स का डिस्टेंस के साथ रिलेशन निकाल पाएंगे जिस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं पूछेगा और इसके साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस मैग्नेट के कारण इस पर्टिकुलर पोल पर कितना फोर्स लगेगा ये निकाल लिया, फिर मैग्नेट के कारण इस वाले पोल पर कितना फोर्स लगेगा इसको डिटरमाइन कर लिया। अगर मैं लिखता हूं बच्चों नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जैसे मैंने बोला आप इसको F2 माइनस F1 लिख लो या F1 माइनस F2 लिख लो, आंसर अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं। F2 तो था हमारा 2 मी नॉट M M2 अपॉन 4 पाई R प्लस L का होल क्यूब, और ये था बच्चों हमारा 2 मी नॉट M M2 अपॉन 4 पाई R माइनस L का होल क्यूब। करेक्ट। बस अब मुझे इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो मैं बता दूंगा नेट फोर्स का R के साथ रिलेशन क्या होगा और नेट फोर्स का टोटल अमाउंट भी क्या है, कितना होगा वो भी हमारा साथ के साथ डिटरमाइन हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। नेट फोर्स, हाँ जी, जो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। 2 मी नॉट अपॉन 4 पाई M M2, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, 2 मी नॉट अपॉन 4 पाई M M2 तो हमारा कॉमन आ गया। ब्रैकेट यहाँ अंदर रह जाएगा 1 अपॉन R प्लस L का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन R माइनस L का होल क्यूब। करेक्ट। इसको अगर बेटा मैं सॉल्व करता हूँ तो हेयर नेट फोर्स डेट विल बिकम
2 म्यू नॉट m2 अपॉन 4 पाई a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो गया r प्लस एल क्यूब माइनस के r माइनस एल का होल क्यूब। इधर आएगा हमारा r माइनस एल का होल क्यूब माइनस के r प्लस एल का होल क्यूब। करेक्ट। बस अब इसे मुझे ओपन करना है, तो हेयर नेट फोर्स दैट विल बिकम 2 म्यू नॉट m2 अपॉन 4 पाई। ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका ये क्या है होल क्यूब। ठीक है। ऊपर अगर आप इसको लिखोगे बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर सकते हो। सेम ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ए प्लस। क्या था कि ये माइनस, ये पूरा प्लस प्लस आता, मैंने माइनस को अंदर भेज दिया, तो ये टर्म कुछ ऐसे बनने वाली है। थोड़ी मैथ ज़्यादा है, लेकिन मैं फाइनल रिजल्ट आपको डायरेक्ट बोलने के बजाय इसको सॉल्व करके दिखाना चाह रहा था, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहे, रिजल्ट याद रह जाए, क्योंकि रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अगर देखिए बच्चों, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो जो कट हो रहा है उसको काट देते हैं। आर क्यूब एल क्यूब कट गया। यहाँ से आएगा -3r, जैसे इसको मैं अब लिख देता हूँ नेट फोर्स, ये हो गया 2 म्यू नॉट m2 अपॉन 4 पाई। ये आएगा -3r स्क्वायर एल प्लस के 3r स्क्वायर, ये आएगा -3r स्क्वायर एल -3r एल स्क्वायर, और नीचे आएगा बच्चों हमारा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल क्यूब। क्लियर। बस बेटा मुझे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। 3r एल स्क्वायर से तो 3r एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बना 3r स्क्वायर एल, इधर बना 3r स्क्वायर एल, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा 6r स्क्वायर एल। राइट। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ हियर नेट फोर्स दैट विल बिकम 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई। कैलकुलेशन बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, रिजल्ट अब हमारा आने वाला है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे -3r स्क्वायर एल एंड हेयर -3r स्क्वायर एल, तो डेट विल बिकम -6r स्क्वायर एल अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल। ठीक है। इतना फोर्स अप्लाई होगा। इफ आई कंसीडर r इज ग्रेटर देन l, जो जनरली मैग्नेट की लेंथ काफ़ी छोटी होती है कंपेरेटिवली टू r, तो r स्क्वायर फार ग्रेटर देन होगा l स्क्वायर के, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू होगा r स्क्वायर। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, उनको ये बात भी बड़े अच्छे से पता है। राइट। अगर मैं वैल्यूज यहाँ लिखूँगा नेट फोर्स, तो ये हो गया 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई माइनस के 6r स्क्वायर एल, यहाँ पर ये हो जाएगा r की पावर 6, तो r स्क्वायर से कट करोगे तो ये रहेगा r की पावर 4। तो जो बात मुझे बतानी थी डेट इज हेयर फोर्स इज इन्वर्सली ऑफ r की पावर 4। समझ लेना, अब मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स माइनस बता रहा है, अंदर की साइड होगा, दैट इज म्यू नॉट, ये पहली मैग्नेट का m इंटू 2l, तो ये सेकेंड मैग्नेट का m मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 4 पाई r की पावर, इतना फोर्स लगेगा। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, अगर इसकी वैल्यू को लिखा जाए तो डेट इज इक्वल टू होगा दिस वन -6 म्यू नॉट m1 m2, अगर उसको m1 बोला जाए तो m1 m2 अपॉन 4 पाई r की पावर 4, और यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो r की पावर 4 के रेसिप्रोकल होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्यों बोला कि अच्छा बन सकता है। जैसे आपने पढ़ रखा है कि एक ये पोल है, एक ये दूसरा मैग्नेटिक पोल है। अगर मैं फोर्स और r के रिलेशन की बातचीत करूं तो हेयर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। f और r में इनवर्सली स्क्वायर का रिलेशन होता है।
जबकि दो मैग्नेट में अगर फोर्स की बातचीत की जाए तो यहां पर बच्चों जो फोर्स और आर का रिलेशन है, यहां फोर्स आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात आ रही है समझ में? यहां पर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इधर ये आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है हमारा, एक मैग्नेट ने दूसरी मैग्नेट पे कितना फोर्स अप्लाई किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फोर्स का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस के साथ जो वेरी करता है वो आर की पावर 4 के फॉर्मेट में करेगा। हालांकि मैंने न्यूमेरिकल थोड़ा जल्दी कराया, आप स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो, जिनको अच्छे से समझना है। मेरा पर्पस था आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ विद इन अ टाइम। तो मेरे पास ये एक मैग्नेट थी, एक दूसरी मैग्नेट थी। इस मैग्नेट ने इस मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई किया और जब मैंने इन फोर्सेस को निकाला तो इन फोर्सेस को सॉल्व करने पर, ये लंबी सारी कैलकुलेशन को फॉलो करने पर जो फाइनल हमारा आंसर आया, डेट वाज F इज इक्वल टू 6 म्यू नॉट M1 M2 अपॉन 4 पाई R की पावर 4। क्लियर? इतना फोर्स यहाँ पर हमारा अप्लाई होने वाला है। चलिए, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, हालांकि मैंने इसको जल्दी जल्दी लिखा है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। ये पहला पेज हो गया, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करना स्टार्ट कर लो। ये हमारा सेकंड पेज हो गया, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा थर्ड पेज हो गया। कैलकुलेशन को आप खुद भी फॉलो कर सकते हो, आप खुद अटेम्प्ट करना चाहो तो। अदरवाइज अगर आप खुद फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, आपको कॉपी करना है, तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। लिख लो बच्चों, इस रिजल्ट की वैल्यू F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 यहाँ पर हमारा होने वाला है। चलें आगे। चलिए, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपको बोला है ये कोई भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये कैसे वेरी कर रहा है, तो आपको बोला है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेट इज इक्वल टू है बच्चों 0.4 टेस्ला पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अपनी क्या होती है, टेस्ला। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मीटर डेट इज इक्वल टू है 0.4 टेस्ला पर मीटर। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कोई भी एक मैग्नेट को रखा हुआ है, डेट इज -m एंड दिस वन इज +m। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक मैग्नेट को रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है 4 × 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो आपको बताना है कि इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, कितना फोर्स इस पर अप्लाई होगा, ये हमें बताना है। इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए यार, अगर कोई मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होता है अपना 0, जबकि कोई मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और ये सेम रिलेशन है जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू होता है PdE/dr। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बातचीत करूँ तो P की जगह आएगा M, E की जगह आएगा B, तो ये हो जाएगा mdB/dr। करेक्ट। अगर बेटा मैं यहाँ से लिखूँगा F इक्वल टू वैल्यू ऑफ M है 4 × 10⁻³ dB/dr है अपना यहाँ पर 0.4, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.6 × 10⁻³ न्यूटन। ये डायरेक्ट फार्मूला पर मैंने एक न्यूमेरिकल बताया है कि ऐसा न्यूमेरिकल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पूछता है तो मैग्नेटिज्म में भी पूछ सकता है कि कोई मैग्नेट को अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू अपनी क्या होगी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो बच्चों, अगली प्रॉब्लम क्या है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको बेटा ये कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 5 टेस्ला। कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं? 5 टेस्ला का। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने बच्चों एक कोई भी मैग्नेट को रखा है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसमें कोई मैग्नेट को रखा हुआ है। इनिशियली इट वाज एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, और अब मैं बेटा इसको रोटेट करा के 90 डिग्री पे ले जाता हूँ। इनिशियली इट वाज एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, नाउ इट इज रोटेटेड टू द एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। देन डिटरमाइन वर्क डन। इस प्रोसेस को फॉलो करने में कितना वर्क डन होगा? डिटरमाइन वर्क डन। और आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है 2 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतना इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अपनी वैल्यू है, राइट। मुझे बताना है वर्क डन कितना होगा। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ वर्क डन के लिए, सो वर्क डन आपने पढ़ रखा है डाइपोल के लिए होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। उस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये होगा MB cos θ1 माइनस के cos θ2। वर्क डन कितना होगा? MB cos θ1 माइनस के cos θ2। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा वर्क डन दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो आएगा बच्चों हमारा 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों हमारा 5, हेयर θ1 इज 30 डिग्री एंड θ2 इज 90 डिग्री, करेक्ट। अगर बेटा मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करूँगा तो 5 × 2 होगा 10 × 10⁻²। cos 30 हमारा कितना होता है? √3/2 और cos 90 हो जाएगा हमारा 0। अगर आप इसको लिखोगे तो हेयर वर्क डन दैट विल बिकम इक्वल टू √3/2 10⁻⁻²। इतना वर्क डन यहाँ पर परफॉर्म होगा। क्वेश्चन एकदम आसान है। ऐसी प्रॉब्लम हालांकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कराई है। वर्क डन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको मैग्नेटिज्म में भी पूछ ले तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला जो है उनको भी यूज में लेने का तरीका वही होता है जैसा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ले रहे थे। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फार्मूलाज को अच्छे से यूज में लिया है तो आप बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में भी फार्मूलाज को नॉर्मली यूज में ले सकते हो। बड़ी आसानी से आप इनका मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, वर्क डन, टॉर्क वगैरह निकाल सकते हो जो भी आपसे पूछा जाए। क्लियर? चलिए अगली बातचीत करते हैं। देखो बच्चों अगर मैं नेक्स्ट बातचीत करूं, अगला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। लेट्स से ये कोई भी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये कोई भी हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसमें मैग्नेट को रखा गया है। एक बार तो मैग्नेट की पोजीशन है ऐसे और एक बार बेटा मैग्नेट की पोजीशन है ऐसे। कहने का मतलब क्या है? एक बार तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और एक बार इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है। अब मुझे बताना है कि कौन सा डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सी पोजीशन में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन सी पोजीशन में डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। क्या क्या हमें बताना है? किस में तो बेटा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है और किस में बच्चों ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इन दोनों के बारे में हमें बताना है। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को चेक करो, ये वर्क पर एनर्जी का है। यहाँ पर भी इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन जाए तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं।
मैंने ऐसी बात आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताई है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो वो समझ लेना। पहले एक बार आप अपना अटेम्प्ट कर लो। जैसे ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसके बारे में मुझे बताना है। बाकी मेरे साथ समझ लो। देखो बच्चों, जैसे आपने पढ़ा हुआ है वर्क पर एनर्जी में सबसे पहली टर्म होती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो है तो ओवरऑल वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर कोई भी सिस्टम हमें दिया हुआ है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो है, उस पर लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो है, तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, पहली बात। और अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है तो तीन टाइप का हम इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है बच्चों हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन टाइप का इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, राइट। अगर आपको याद हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये मिनिमम होती है, और यहाँ पर जो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी होती है ये अपनी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बताऊं, जिन्होंने वर्क पर एनर्जी में इस बात को अच्छे से समझा है, यू और आर का ग्राफ मैंने कुछ इस टाइप से बनाया था। ये वाली जो पोजीशन है, अगर बॉल वापस से इसी पोजीशन पे आ रही है तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाली जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। स्टेबल जिस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी मैक्सिमम है। सीधा सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का। अगर मैं बेटा इन दोनों डायग्राम में बातचीत करूँ तो यहाँ मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स जीरो। टॉर्क के बारे में अगर सोचा जाए तो ये होगा एम बी साइन थीटा। इसमें थीटा जीरो है तो टॉर्क हमारा जीरो आ गया, करेक्ट। यहाँ पर भी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो इधर भी नेट फोर्स तो जीरो। टॉर्क होगा बच्चों हमारा एम बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा 180 है, साइन 180 भी जीरो होता है तो यहाँ पर भी टॉर्क जीरो आ गया। कहने का मतलब है कि ये दोनों जो मैग्नेट हैं ये बेटा हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कौन अनस्टेबल में है। तो बेटा इक्विलिब्रियम के बाद स्टेबल अनस्टेबल को निकालते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी से। मैंने अभी आपको पढ़ाया है पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम बी कॉस थीटा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, सो हेयर कॉस थीटा इन फर्स्ट पोजीशन इज जीरो एंड कॉस जीरो डेट विल बिकम इक्वल टू 1, तो ये आएगा अपना माइनस के एम बी। पहले वाले डायग्राम के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए तो यहाँ एम और बी में एंगल जीरो है, कॉस जीरो 1 होगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस एम बी। जबकि अगर मैं सेकंड पोजीशन के लिए लिखता हूँ तो वही पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा माइनस एम बी कॉस थीटा। एम और बी सेकंड वाले में अपोजिट हैं तो बेटा थीटा हो गया हमारा 180, तो यहाँ पर थीटा कॉस 180 हो गया, कॉस 180 होता है -1, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी एम बी, ठीक है। बात आ रही है समझ में? दोनों डायग्राम सेम हैं, दोनों में नेट फोर्स जीरो है, दोनों में नेट टॉर्क जीरो है, बट मैग्नेट की पोजीशन अपोजिट होने की वजह से फर्स्ट वाले में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और सेकंड वाले में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फर्स्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। सेकंड में अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो है डेट इज मैक्सिमम, राइट। सो ओवरऑल हियर आई कैन से कि अगर बेटा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इट विल रेफर टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है देन इट विल रेफर टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आ रही बात समझ में? आपसे इक्विलिब्रियम ना पूछ के स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल के बारे में पूछ ले तो इन चीज़ों को भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जबकि जो सेकंड पोजीशन है बच्चों इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये वाली बात? तो एकदम आसान है। अगर ऐसी भी प्रॉब्लम हमारे पास आई, ये एक मैंने डिफरेंट प्रॉब्लम ली है क्योंकि बाकी प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह एकदम सेम है, उनको तो हम बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर ही सकते हैं। अगर कुछ डिफरेंट बात करें तो वो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की वैल्यू अपनी क्या होने वाली है।
करेक्ट। चलिए, तो बेटा ये हो गए जो भी हमने कॉन्सेप्ट की बातचीत की थी मैग्नेट के बारे में, उन पर कैसे न्यूमेरिकल हमारे फ्रेम हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल जिसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया, डेट वाज कि एक मैग्नेट, ये एंटायर मैग्नेट सेकेंड एंटायर मैग्नेट पर जो फोर्स लगाएगी वो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R की पावर 4 की। इसके बाद मैंने बोला कि यार जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, वो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पूछ लेता है, लेकिन इधर भी पूछ ले तो अप्रोच सेम रहने वाली है। सेकंड, मैंने आपको कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कराने का ट्राई किया, और इसके बाद बेटा फिर मैंने आपको बताया फाइनली कि अगर मैं लास्ट में बातचीत करूँ तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो बेटा इससे रिलेटेड आप और न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना अपनी वर्कशीट में। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी आए कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग, कैलकुलेशन रिगार्डिंग, न्यूमेरिकल रिगार्डिंग, या थ्योरी में कहीं भी कोई क्वेरी आए, इवन इन एनसीईआरटी और इन अदर बुक और इन एनी मटेरियल विच वन यू आर सॉल्विंग, किसी में भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। तो बच्चों बने रहिए, देखते रहिए, और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो करते रहिए। जो भी आपको वीडियोज़ में आउटपुट लगते हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ इस टाइप की हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वहाँ से आपकी क्वेरीज क्लियर भी करते जाएंगे। तो अपने डॉक्टर बनने के सपने को हमें पूरा करके ही मानना है, इसके लिए आपको पढ़ते रहना होगा। सो अब हम बेटा इसके बाद नए लेक्चर की बातचीत करेंगे, और वो हम बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।